नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 9 परसों कंप्लीट किया था, कल किसी कारणवशात नहीं हो सका था क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पेपर से पहले तक हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो हम 45 प्रैक्टिस सेट को करेंगे, ठीक है। इनमें आप घबराना मत। हम टोटल पेपर से पहले 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो उसे आप अपने कॉपी में लिख लेना। साथ ही साथ इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है और जैसे कि आप जानते हो कि 60 नंबर का आपका एसएसटी का पेपर होता है। इनमें से 40 नंबर बुक में से आता है और 20 नंबर जो है सीडीपी प्लस पेडागोजी मिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम इन 40 नंबरों की तैयारी करेंगे। 20 नंबर के लिए हम बाद में देखेंगे। तो इन 40 नंबर जो है 40 क्वेश्चन है 40 नंबर का। इन 40 क्वेश्चन में से आज के इस क्लास में से आपका कितना सही होता है, क्या स्कोर रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, अपना स्कोरिंग गिनते रहिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद धम्म को अपनाने का मुख्य कारण क्या था। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। बताइएगा, कलिंग युद्ध के बाद धम्म को अपनाने का मुख्य कारण क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुख्य कारण क्या था? हिंसा से घृणा और मानवता के प्रति प्रेम। आपने सुना कि कलिंग युद्ध के वर्णन 8वें शिलालेख में, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? 8वें शिलालेख से मिलता है। अशोक का जो शिलालेख है उसमें 8वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आप सभी को पता है कि अशोक द्वारा जब कलिंग युद्ध को विजय किया गया, जब कलिंग पे अशोक विजय प्राप्त करता है तो कई सारे वहां पर निर्दोष मारे जाते हैं। इन सब को देखते हुए उनके मन खिन्न हो उठता है और वहां से ये धम्म नीति अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं और बाद में वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बड़े स्नानागार का क्या महत्व है। हड़प्पा सभ्यता में बड़े स्नानागार का क्या महत्व है। आंसर है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये बड़े बड़े स्नानागार बनाए जाते थे। और हमें स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। कहाँ से मिले हैं आपको? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? हड़प्पा सभ्यता की खोज की है दयाराम साहनी ने। पूछ सकता है आपसे कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। और यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसकी खोज करते हैं राखल दास बनर्जी। नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। कब करते हैं? 1922 में करते हैं, ठीक है। दोनों ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बना कि बड़े स्नानागार का क्या महत्व है? धार्मिक अनुष्ठान। स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब खोज की थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बन गए, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था कितने हैं? 4 वर्ण व्यवस्था है। 4 कौन कौन से हैं? तो आपका आ जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था है। इनका क्या था? व्यवसाय और कार्य विभाजन। लोग जिस हिसाब से काम करते थे उसी के अनुसार उनको वर्णों की व्यवस्था मिलती थी, उसी के अनुसार वर्ण श्रेणी में डाल देते थे। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है, भारत का नेपोलियन उनको इसलिए कहा जाता था, उनकी विजय अभियानों और साम्राज्य का विस्तार की क्षमता के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर जल निकासी प्रणाली अत्यधिक विकसित पाई गई है? बताइए ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर बताना है। आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अभी आपने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में इससे रिलेटेड डिटेल रूप में देखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहां पर 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, सॉरी मोहनजोदड़ो की खोज होती है, और इसके कौन है उत्खननकर्ता? राखालदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आंसर है कला, विज्ञान और धार्मिक साहित्य का विकास हुआ था, इसी कारण से हम इस काल को, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है और उसकी विनाशकारिता का वर्णन है? बताइएगा क्या आंसर होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिएगा एक बार ना, शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन देखना, वहां पर मैंने गलती से 8वें शिलालेख बता दिया है, वहां पर आप सही कर लेना, वो 13वां शिलालेख है। और वहां जो 8वें का प्रयोजन है, वहां पर क्या है, जब अशोक राजा बनते हैं उसके बाद वो 8वें वर्ष के बाद, ठीक है, 8वें वर्ष में वो विजय प्राप्त करते हैं, वहां पर थोड़ा सही कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर है राजा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? राजा, पुजारी, ग्रामीण प्रमुख या फिर सेनापति? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गांव का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? ग्रामीण प्रमुख, ठीक है, जिसे हम ग्रामीण भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चार ऑप्शन है, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत और रामायण। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। चलिए देखते हैं मनुस्मृति के लेखक कौन है। मनु इसके लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपके कौटिल्य। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, चारों बुक का नाम आपको याद रखना है, प्लस में इसके लेखक कौन है ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में धम्म का प्रचार किया है? 13वां शिलालेख, 14वां, 12वां और 7वां। आंसर क्या होगा? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12वां शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या है? अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, यह आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, किसे संगम साहित्य का संरक्षक कहा जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेर, चोल और पांड्य। ये तीन राज्य हैं, इनको हम संगम राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? संगम राज्य, संगम स्टेट, संगम राज्य के नाम से जानते हैं। और संगम साहित्य का संरक्षक चेर, चोल और पांड्य को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? बताइए, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और पाली, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त हैं, 85 अनुवाक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किया गया था, और ये कब हुआ था? 1919 में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको, 15वें नंबर का क्वेश्चन देखना है। किस हड़प्पा स्थल को व्यापारिक केंद्र माना जाता है? बहुत ज्यादा इजी व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे कई बार करा रखा हूँ। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बार अपना स्कोरिंग करते रहना। आप अब तक आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हो गया, अपने कॉपी में लिखते चलना, और अंत में कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है इनमें से आपका कितना सही रहता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, व्यापारिक केंद्र कौन सा था? लोथल। और आपको पता है लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया था? फर्स्ट साम्राज्य किसने स्थापित किया था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको पता है कि ये किस वंश के संस्थापक है? ये हो जाएंगे मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जिनमें पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड नंबर पे आते हैं आपका बिंदुसार, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आते हैं आपके अशोक। ये तीनों ही आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए किसे प्राप्त किया था? आंसर है ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने, और सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये हुई थी गया में। गया कहाँ पर है? गया है बिहार में, और बिहार की राजधानी है पटना। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। किसी भी बुरे कार्य के लिए शांति की आवश्यकता होती है, यह उद्धरण किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, अशोक, सुभाष चंद्र बोस और राम मोहन राय। कौन सा ऑप्शन सही है? किसी भी बुरे कार्य के लिए शांति की आवश्यकता होती है, कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? अशोक ने कहा था इसे। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, 19वें नंबर का क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है। कर्मयोग का विचार किसने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि कर्मयोग का जो विचार है महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। और महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, 21वें नंबर का क्वेश्चन है। किसके द्वारा रामायण और महाभारत के गद्य रूपों का संशोधन किया गया था? अभी मैंने आपको बताया है, तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इन दोनों के जो रामायण और महाभारत है, इनका संशोधन व्यास ने किया था। पर प्रॉपरली जो इसके लेखक है रामायण के और इसके महाभारत के हो जाएंगे आपके व्यास, रामायण के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर समझिएगा अगला क्वेश्चन। किस शासक के समय में सुरेश्वर नामक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ लिखा गया था? ग्रंथ कौन सा था? सुरेश्वर नामक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ लिखा गया था। किस शासक के समय में? आंसर है अशोक के समय में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्मशास्त्र के रचनाकार कौन थे? उत्तर है आपका मनु थे धर्मशास्त्र के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? नीचे ये 4 आंदोलनों के नाम दे रखे हैं। चारों ही आंदोलन में से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइएगा इन चारों ही आंदोलनों में से ऐसा कौन सा आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किस सम्राट ने
भारत को एकजुट किया था और किसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है? स्वाभाविक सा बात है, जब संपूर्ण भारत को कोई एकजुट करेगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? चक्रवर्ती सम्राट के नाम से। बस आपको नाम बताना है कि उस चक्रवर्ती सम्राट का नाम क्या था। आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल में करते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए कला विद्यालय की स्थापना की थी? चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? विद्यालय, कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने कला विद्यालय की स्थापना की थी। और एक सिक्का मिला है, जिस सिक्के पे समुद्रगुप्त को किस रूप में दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये भी आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को किस रूप में दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त के मंत्री की बात करें तो इनके मंत्री का नाम क्या था? हरिसेन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? जैसा कि अभी आपने ऊपर क्वेश्चन किया था कि भारत का स्वर्ण काल गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, और ये किससे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त के शासन काल के समय से कहा जाता है। प्रश्न है कि स्वर्ण युग किसने कहा था? तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, अशोक ने अपनी नीति धर्म विजय के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? अशोक से रिलेटेड अभी तक आप लोगों ने चार प्रश्न किया है। जैसे कि सबसे पहले कि अशोक की जीवनी कहाँ से शुरू होती है? कलिंग युद्ध से। वर्तमान समय में हम कलिंग को किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा को नाम से जानते हैं, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। देखिएगा, जब अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, जब इन्होंने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की, तो इस विजय के बाद कई ऐसे निर्दोष थे जिनकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद, इस विजय के बाद अशोक क्या करेंगे? यहाँ से बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, और धम्म प्रचार के लिए अशोक अपने पुत्र व पुत्रियों को कहां पर भेजेगा? श्रीलंका में भेजेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पूछा है कि अशोक ने अपनी धर्म विजय के बारे में किस शिलालेख में लिखा था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांधार शिलालेख में। और ये आपको याद रखना है कि जो कांधार शिलालेख है, ये द्विमुखी शिलालेख है। ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने गुप्त साम्राज्य में विजय पताका स्थापित की और उसने प्रभुत्व की विजय के बारे में बताया है? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है। पहला है समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और अशोक। चारों ही ऑप्शन में से विजय पताका स्थापित प्रभुत्व की विजय के बारे में किसने बताया है? आंसर है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अभी आपने ऊपर देखा है कि समुद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम था? उनके मंत्री का नाम था हरिसेन। ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम था उसके मंत्री का? हरिसेन उसके मंत्री का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सारनाथ शिलालेख में किस सम्राट के बारे में जानकारी दी गई है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ये बात कहाँ से शुरू हो रही है? ये गौतम बुद्ध के जीवनी से रिलेटेड है। देखिएगा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध जो है, सबसे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोधि वृक्ष के नीचे होती है, गया में। ठीक है, जब ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद ये अपना पहला उपदेश देते हैं। और प्रथम उपदेश ये कहाँ पर देंगे? प्रथम उपदेश देंगे ये सारनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसकी जानकारी मिलती है? अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31वें नंबर का क्वेश्चन है, किस युद्ध में सिकंदर के राजा ने
पोरस को परास्त किया था, मतलब कि हराया था। 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदास्पेद युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अपना स्कोरिंग करते रहना, अब तक जो क्वेश्चन करवाया हूं गिन लीजिएगा एक बार कितना सही हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में शिवी नामक राजा को किस कार्य के लिए प्रसिद्ध किया गया था? आंसर है आपका असमर्थों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था, इस वजह से वो प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान पाणिनि के अष्टाध्यायी के किस विशेष सिद्धांत ने संस्कृत भाषा में विकास को प्रभावित किया? देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस भाषा में लिखा गया था यह ग्रंथ? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। और इसे जो है किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई? ये व्याकरण का ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था? व्याकरण का ग्रंथ था, जिस वजह से इसको ख्याति प्राप्त हुई। अष्टाध्यायी क्या है? आपको नाम से पता लग रहा होगा, इसमें 8 अध्याय हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक अध्याय 4 पाद में विभाजित है, मतलब कि यदि आप देखोगे तो एक अध्याय में कितने पाद हो गए? एक अध्याय में आपके 4 पाद हो जाएंगे, ठीक है। टोटल इस प्रकार से इसमें कितने पाद हैं? टोटल 32 पाद हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। और ये नमक सत्याग्रह कब चला था? 1930 में चलाया गया था, ठीक है। कहाँ से चलाया गया था साथियों? ये चलाया गया था साबरमती आश्रम से चलाया गया था, और डांडी पे आकर के खत्म किया गया था, ठीक है, समाप्त किया गया था। इसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अपर नाम इसका क्या है? इसे हम डांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला अधिवेशन कब कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। और कब किया गया था साथियों? इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा, मतलब कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपसे कहा था कि इनको ध्यान से सुनना है। वहां पर 3 प्रकार के प्रश्न बने थे। पहला कि स्वराज के लिए, स्वतंत्र स्वराज के लिए किसने आवाज उठाई थी, कहां पर आवाज उठाया गया था, और ये नारा किसने दिया था। तो 3 प्रकार के प्रश्न बने थे और मैंने आपको कहा था इसे आपको याद रखना है। ये प्रश्न मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। जैसे कि मैंने कहा था, देखिए यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है कौन देते हैं? लोकमान्य तिलक देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा के तौर पे है। देखना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर आप 1 अंक अधिक प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुणे पैक्ट में किस विषय पर समझौता हुआ था? पुणे पैक्ट पर किस विषय पर समझौता हुआ था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका पुणे पैक्ट पर किस विषय पर समझौता हुआ था? यह हुआ था दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली के लिए पुणे पैक्ट पर समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? आंदोलन का नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। किसने प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए ये रहा आपका 40वें नंबर का क्वेश्चन। बताइएगा 40 में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें बताना।
आपका कितना सही रहता है। साथ में अपना ना नाम मेंशन कर देना, ताकि मैं देखूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अधिकतर क्वेश्चन सही करते हैं और उनका नाम मैं याद कर सकता हूं। इसीलिए आप अपना नाम भी मेंशन करिएगा और साथ में यह भी बताइएगा कि आज के इस क्लास से आपका कितना क्वेश्चन सही रहा है। चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, और यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन आपका फ्री फोकट में सही हो जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, और इसका पहला जो अधिवेशन है कहाँ पर होता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ करके जाता हूँ, कल आप हमें बताना इसे कमेंट सेशन में लिख करके कि नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपने पढ़ तो लिया है कि नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1930 में इसे प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। पर इसका उद्देश्य क्या था, ये आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके बताएंगे कि ये जो चार ऑप्शन है इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल से। और कल की वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। कल की हम क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे, और इसमें भी टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल में जो हमने किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 किया है, और इसमें बताइएगा आपका क्या स्कोर रहता है। बाकी बात कल देखेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों।